बरसात का मौसम था। पिछले 4-5 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण चारों ओर जलमग्न था। सभी नदियां भी उफान पर थीं। सुबह का समय था। कुछ जरूरी काम से मैं भी अपनी घर छतरा से हजारीबाग अपने कार से जा रहा था। बारिश होने के कारण सड़क पर जगह जगह बने गड्ढों में पानी भरा हुआ था, जिसके कारण मैं कार धीरे धीरे चला रहा था। मैं एक एनजीओ में काम करता था। मेरी संस्था गरीब व्यवसाय बच्चों की देखभाल करती थी एवं उनके रहने एवं खान पीने से लेकर पढ़ाई तक की सारी व्यवस्था थी। अभी मैं अपनी उसी संस्था के काम से सुबह सुबह ही घर से हजारीबाग जाने के लिए निकला गया था। चतरा से चलकर मैं अभी निरंजना नदी के पास ही पहुंचा था कि अचानक कुछ देखकर मैं चौंक गया। नदी किनारे बने पुल के पास एक औरत अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। दूर से ही उसे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह नदी में बच्चों सहित कूदकर जान को सींच रही थी। मैं झट कार रोककर उस औरत की ओर तेज से दौड़ पड़ा। वह अभी अपने बच्चों सहित उस उफ नदी में कूदने ही वाली थी। उससे पहले मैं वहां आकर उसे पकड़ लिया। वह पहले तो मुझसे छूटने की भरपूर कोशिश की, मगर तुरंत ही वह शिथिल पड़ गई। शायद वह भी आत्महत्या करना नहीं चाहती थी, मगर शायद किसी मजबूरी के कारण वह चाहकर भी आत्महत्या करने जा रही थी। वैसे भी मासूम बच्चों के साथ भला शौक से कोई आत्महत्या थोड़ा ना कर सकता है। मैं उस औरत को समझते हुए उसके बच्चे को लेकर अपनी कार की ओर चल पड़ा हूँ। उस औरत का नाम तेतरी था। वह मुश्किल से अभी 30 साल की होगी, मगर गरीबी से उसे 40 साल का बना दिया था। उसके साथ उसके 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी थी जिसका नाम शोभा, तो दूसरा लड़का था जिसका नाम पवन था। शोभा 10 साल की थी तो पवन 8 साल का था। मैं तीतरी और उनके दोनों बच्चों के साथ अपनी कार में बैठकर हजारीबाग की ओर चल पड़ा। मैं उसे अपनी संस्था में रखने की मन ही मन सोच रहा था। बस मुझे एक बार उसके आत्महत्या की वजह जानना था। मैं वजह जानने के लिए धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए बहुत उत्सुक हो रहा था। मेरे पूछने पर जब तेतरी अपनी आप बीती सुनाती है तो सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। आखिर कोई इंसान इतना गिर कैसे सकता था। दुनिया से हताश और उदास तेतरी मेरे जोर देने पर अपनी कहानी कहती जा रही थी और मैं कार चलाता हुआ सुनते जा रहा था। तेतरी का घर पास के ही एक गांव मांडू में था। बात आज से 7 साल पहले की थी। उस दिन तेतरी बहुत खुश थी क्योंकि उसका पति सुरेश अपने परिवार और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए गांव से बहुत दूर एक बड़े शहर में 2 पैसे कमाने गया था। अभी वह गांव से बाहर के बस स्टैंड से ही अपने पति सुरेश को छोड़कर आ रही थी। तेतरी की सुरेश से 5 साल पहले की शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद बेटी शोभा की तो दूसरे 1.5 साल बाद बेटे का पवन का जन्म हुआ था। उस समय शोभा 4 साल की तो पवन 2.5 साल का था। तेतरी के घर में उसके पति और बच्चों के अलावा उसके चचेरे ससुर भी थे, जिनका नाम मंगल था। घर आते ही तेतरी पवन को गोद में ले लेती है क्योंकि वह अकेले रहने के कारण रो रहा था, जबकि पास बैठी शोभा अपने छोटे भाई को चुप कराने की अथक प्रयास कर रही थी। सुरेश का गांव में थोड़ा बहुत खेत था, मगर उससे अब घर का दाना पानी नहीं चलता था, इसीलिए वह शहर जाकर पैसा कमाना चाहता था। घर पर परिवार की देखभाल करने के लिए उसके चचेरे ससुर मंगल ही थे। तेतरी पहले तो अपने जवान पति को बाहर शहर कमाने भेजना नहीं चाहती थी, मगर बहुत सोच विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि सुरेश का बाहर कमाना जाना ही अच्छा होगा, जबकि गांव की कुछ औरतें उसे अपने पति को बाहर नहीं भेजने देना चाहती थी। इसका भी कुछ कारण था। सुरेश के गांव मांडू से अभी तक बहुत सारे जवान लड़के शहर कमाने गए थे, जिसमें से कुछ एक बार जो गांव से गए दोबारा वापस फिर गांव नहीं आए थे। इसीलिए तेतरी को गांव की औरतें सुरेश को बाहर जाने
देने के पक्ष में नहीं थी। सुरेश भी अभी हट्टा खट्टा बाकी जवान छोरा था, फिर भी तेतरी किसी की एक नहीं सुनती है और अपने सीने पर पत्थर रखकर पति को शहर कमाने जाने देती है। सुरेश को बाहर गए देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। तभी एक दिन गांव के मुखिया जी के मोबाइल पर उसका कॉल आता है। उस दिन अपने पति से बात करके तेतरी बहुत खुश थी। सुरेश को सूरत के एक कपड़ा फैक्ट्री में काम मिल गया था। जिस दिन तेतरी की अपने पति से बात होती है, ठीक उसके अगले दिन वह मंदिर जाकर पूजा करती है ताकि उसका पति ऐसे ही कमाता रहे, उससे कम से कम महीने में 1 बार बात करता रहे। मगर शायद तेतरी की नियति में तो कुछ और ही लिखा हुआ था। सुरेश एक बार जो कॉल करता है उसके बाद फिर दोबारा कभी कॉल नहीं करता है। उसका कोई चिट्ठी पाता भी नहीं आता है। तेतरी अपने पति को लेकर अब परेशान लगती है। वह अपने चाचा से तो कभी मुखिया जी से सुरेश के बारे में पूछती रहती है। देखते ही देखते सुरेश को 6 महीने हो जाते हैं। इन 6 महीनों में उसका सिर्फ 1 ही बार कॉल आता है। उसके बाद ना दोबारा कोई कॉल आता है और ना ही कोई चिट्ठी या ना ही कोई मनी ऑर्डर आता है। तेतरी के घर का जमा पूंजी अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। अकेले उसके चाचा खेत में क्या क्या करते, नतीजा यह हुआ कि खेती भी अब ढंग से नहीं हो रही थी, जिसके कारण खाने के लिए भी अब तेतरी और उसके बच्चे को आफत आ पड़ी। इसी बीच तेतरी के साथ एक हादसा हो जाता है। वह अपने पति के फ़ोन के बारे में मुखिया जी से उनके घर जाकर हरदम पूछते रहती थी कि उसके पति का कोई कॉल आया था क्या नहीं। शायद आज के इस युग में एक अकेली असहाय अबला ही उसकी मजबूरी का फ़ायदा इंसानियत और शराफत का चोला ओढ़े मर्द उठाने से कभी नहीं चूकते हैं। तभी तो गांव का वह मुखिया एक दिन धोखे से चाय में नशे की दवाई मिलाकर तेतरी की इज्जत लूट लेता है। शायद मुखिया को अब आभास हो गया था कि उसका पति अब गांव लौटकर आने वाला नहीं है। वैसे भी आज एक अकेली अबला को देखकर पुरुषत्व का दब भरने वाली मर्द हमेशा उसकी इज्जत लूटने के लिए ललायत रहते हैं। तेतरी मुखिया की गंदी हरकत के बारे में अपने चचेरे ससुर को बता देती है, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता है। उल्टे उसके चचेरे ससुर भी उसी रात धोखे से उसकी इज्जत लूट लेता है। रिश्ता और विश्वास का एक और चिरहरण होता है। उस रात तेतरी के साथ जब साथ में अपना मर्द नहीं रहता है तो कैसे अपने भी एक औरत की अस्मत को नोच खाता है, यह तेतरी को अब समझ में आ गया था। मगर वह चाहकर भी अब किसी को पता नहीं बता सकती थी। वह बताती भी तो किसे, सुनने वाला तो मुंह मोड़कर घर से रिश्ता नाता तोड़कर चला गया था। तेतरी की असमत लूटने के बाद से मुखिया और उसके चचेरे ससुर उसके लिए उसके बच्चों के लिए खाने की जरूरी सामान देने लगा था। मगर बदले में दोनों अब आए दिन उसे अपने बिस्तर की शोभा बनाने लगे थे। चाहकर भी तेतरी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे बस अपने बच्चों का फिक्र था। इधर सुरेश को शहर गए धीरे धीरे 2 साल हो जाते हैं। उसका इन 2 सालों में कोई अता पता नहीं चलता है। तेतरी को भी अविश्वास हो गया था। उसका पति भी गांव के अन्य मर्दों के जैसे ही शहर जाकर वहीं का होकर रह गया है। शोभा 6 साल की हो गई थी। पवन भी 4.5 साल का हो चुका था। दोनों स्कूल जाने के लायक हो गए थे, मगर तेतरी के पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण वह अब परेशान रहने लगी थी। बच्चे ही तो उसका अंतिम उम्मीद थी। थक हार कर तेतरी पैसों के लिए गांव के एक बड़े किसान जयराम के खेतों में काम करने का मन बना लेती है। आखिर मरता भला क्या ना करता। तेतरी खेत में काम करने तो लगती है, मगर वहीं भी ताक में बैठे अस्मत के लुटेरे मौका मिलते ही लूट लेते हैं। भला एक अकेली असहाय अबला अब जाती तो जाती कहाँ। चारों ओर तो अस्मत के लुटेरे ताक में बैठे थे।
यहाँ हर मर्द तो अब उसकी बेबसी और लाचारी का फ़ायदा उठाकर उसकी इज्जत को लूटना ही चाह रहा था। अब किसी तरह तेतरी का दिन कट रहा था। वह रोज़ मर मर कर जीने को सिर्फ अपने बच्चों के खातिर बाध्य थी, नहीं तो उसका शरीर तो अब सिर्फ जिंदा लाश था। धीरे धीरे सुरेश को कमाने शहर गए 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में मुखिया, उसके चचेरे ससुर और जयराम के अलावा अब तक गांव के 10-12 मर्दों ने तेतरी को अपने हवस का शिकार बना लिया था। वह गांव के मर्दों के लिए एक हाड़ मांस का खिलौना बनकर रह गई थी। जिस मर्द के शरीर में वासना के कीड़े हिलोर मारते, वह उसके साथ अपना जोश ठंडा कर लेता था। आज समाज के सभ्य लोग कितने मतलबी हो गए थे और उनका कितना नैतिक और चारित्रिक पतन हो गया था। तभी तो तेतरी के मजबूरी का फ़ायदा उठाकर सभी उसके जिस्म और भावनाओं के साथ खेल रहे थे। उसका पति बाहर कमाने क्या गया था कि आज सभी उसके जिस्म को नोच खाने को तत्पर थे। अब तेतरी भी बेटी शोभा की 10 साल की हो गई थी। इस बार तो मुखिया ने हद ही पार कर दी थी। वह उसकी मासूम फूल सी बेटी को भी अपनी हवस का शिकार बनाना चाह रहा था। इसी से हिम्मत हारकर तेतरी अपने जिन बच्चों के खातिर आज तक अपने जिस्म को गांव के मर्दों से नुचवाते आ रही थी, उसी बच्चों के साथ अब मरने जा रही थी। तेतरी कहते कहते फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी आज उसी जी भरकर रोने देना चाहता था, इसीलिए सड़क के किनारे मैंने गाड़ी रोक दी। तेतरी की पूरी बात सुनकर मेरे अंदर गुस्सा सा ज्वार उठने लगा था। मुझे मर्द होने पर अब घिन आने लगी थी। आखिर कोई इंसान एक अकेली असहाय अबला के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता था? क्या सच में आज हमारी नैतिकता का इतना पतन हो गया था? मुझे बार बार तेतरी के कहे अंतिम वाक्य अंदर पर झकझोर रहे थे। वह रोते रोते अभी भी वही वाक्य दोहराए जा रही थी। बाबूजी, अब ना ही मैं सुहागन हूँ और ना ही विधवा, मैं तो आधी विधवा हूँ, आधी विधवा। तेतरी शायद सच ही तो कह रही थी। उसका पति तो था, मगर अब वह जिंदा था भी नहीं या नहीं, इसका कोई खबर नहीं था। वह अपने आप को विधवा भी नहीं मान सकती थी, क्योंकि उसके पति के घर वापस लौटने की उम्मीद की एक रोशनी अभी भी उसके हृदय में टिमटिमा रही थी। इसीलिए शायद वह अपने आप को आधी विधवा मानती थी। मेरी पूरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।